हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं अप्रैल मंथ के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स जो कि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही मंथ के एक साथ करंट अफेयर का मैराथन प्रोवाइड करा रखा है। इस मैराथन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। और उससे पहले आपको जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के मतलब पूरे 12 महीनों के करंट अफेयर्स के जबरदस्त मैराथन प्रोवाइड करा रखा है। 5 घंटे का वो सुपरफास्ट मैराथन है, जरूर देख लीजिएगा। आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले करंट अफेयर्स की सभी मैराथन। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैं स्पेशली ध्यान रख रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में अप्रैल मंथ के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर दें। उम्मीद करता हूं आप नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे मंथ वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पीएम मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत करी। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। देखिए दोस्तों, शुरुआती फेजेस में इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मेट्रो बोट्स लॉन्च की गई हैं और ये हाइब्रिड मेट्रो बोट्स बनाई गई हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल खर्च आ चुका है 1137 करोड़ रुपए का। दोस्तों, ये वाटर मेट्रो बोट्स पोर्ट सिटी कोची के आसपास के 10 आइलैंड्स को आपस में जोड़ेगी, साथ ही रेलवे, रोड, वाटर तक भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। शुरुआती फेजेस में टोटल 75 किलोमीटर के 15 रूट खोले गए हैं। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मेट्रो बोट्स लॉन्च की जाएंगी और भी ज्यादा रूट्स बनाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो ये आप हाइब्रिड मेट्रो बोट्स देख रहे हैं, ये फुल्ली लग्जूरियस है, मतलब फुल्ली एसी है, एकदम फुल्ली लग्जरी वाला फील आपको आने वाला है। इनका जो फेयर है, किराया है, वो भी काफी सस्ता रखा गया, मतलब आप काफी कम कीमत पर इन वाटर मेट्रो बोट्स की यात्रा कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, केरला की बात हो रही है तो केरला के सीएम कौन है? पिनेराई विजयन है। और केरला के गवर्नर कौन है? फिलहाल मोहम्मद आरिफ खान है। नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। रतन टाटा को मिला ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों, हाल ही में टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन ऑनर दैट रिकॉग्नाइज ऑस्ट्रेलियन सिटीजंस एंड अदर पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड सर्विसेज। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, ये उनको दिया जाता है जो कि अपनी लाइफ में कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करते, कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करते, कुछ हटके करते हैं, या फिर सेवा में कुछ आगे आती है, या फिर कोई बड़ी सर्विसेज करते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत 14 फरवरी 1975 में एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा की गई थी, जो कि क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया थी। किनके कहने पर? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के कहने पर। तो भाई, ये है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसकी जानकारी हाल ही में किसने दी है कि भाई टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसकी जानकारी किसने दी? भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो राजदूत है, यानी कि एम्बेसडर है, जिनका नाम है बैरी ओ फेरल, इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि भाई जो बिजनेस के दिग्गज हैं, भारत में बिजनेस के दिग्गज और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब बहुत बड़े दानवीर रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा रहा है। और दोस्तों, रतन टाटा जी के बारे में तो आप जानते होंगे, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब बहुत बड़े दानवीर भी हैं। कोरोना टाइम में 1500 करोड़ रुपए का डोनेशन इन्होंने किया था और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना यह है कि ये अपने प्रॉफिट्स का 70% यानी कि 70% ये दान में दे देते हैं, लोगों की मदद में देते हैं। तो यार, ग्रेट पर्सनैलिटी है। तो याद रखिएगा भाई, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है भारत के दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा जी को। भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर लॉन्च। दोस्तों, हाल ही में 18 अप्रैल को भारत के अंदर एप्पल का पहला रिटेल स्टोर लॉन्च कर दिया गया है और इस लॉन्चिंग में खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक्स भी शामिल थे। तो भाई, ये जो भारत का पहला एप्पल स्टोर खोला गया है, ये मुंबई शहर के अंदर खोला गया है। एग्जैक्ट लोकेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस एप्पल स्टोर की लॉन्चिंग की गई है, इस एप्पल स्टोर की स्थापना करी गई है।
दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के अंदर दूसरे एप्पल स्टोर भी 2 दिन बाद ही खोल दिया गया था। मतलब 20 अप्रैल को दूसरे एप्पल स्टोर की भी लॉन्चिंग हुई और इस लॉन्चिंग में भी एप्पल के सीईओ टिम कुक शामिल थे। यह दूसरा एप्पल स्टोर कहां पर है? यह है दिल्ली के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन है सिटी वॉक डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, न्यू दिल्ली के अंदर दूसरा एप्पल रिटेल स्टोर खोला गया है। यानी कि अब आप एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इस एप्पल स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आपको अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। आपको ऑथेंटिक प्राइस, रियल प्राइस के ऊपर एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स इन एप्पल स्टोर पे देखने को मिल जाएंगे। तो पहला रिटेल स्टोर मुंबई के अंदर है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और दूसरा साकेत दिल्ली के अंदर खोला गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने वेंकटेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईपीएल से रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता है स्पोर्ट वाला टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पोर्ट टूर्नामेंट से या फिर स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, स्पोर्ट अवार्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और आईपीएल तो कुछ ज्यादा पॉपुलर है। पिछले साल आपने देख लिया होगा सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी एग्जाम में आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। तो आईपीएल 2023 चला हुआ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर करा रहा हूं। दोस्तों आईपीएल 2023 लगभग आपका 31 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें पहला शतक मतलब पहली सेंचुरी लगाने वाले कौन बन गए हैं? वेंकटेशन। इनका पूरा नाम है वेंकटेश राजशेखरन अय्यर। वेंकटेश राजशेखरन अय्यर, जो कि केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर्स के टीम की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने आईपीएल 2023 का पहला शतक लगाया। इंपोर्टेंट है, मुंबई के खिलाफ ये खेल रहे थे। इस मैच में इन्होंने टोटल 104 रन बनाए हैं। 51 गेंदों पर 104 रन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। टोटल इस मैच में इन्होंने इस इनिंग में अपनी 6 चौके लगाए हैं, 9 छक्के इन्होंने लगाए हैं। 203.92 स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। देखिए दोस्तों, ये तो कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन इनके बाद दूसरा भी शतक आ चुका है जो कि लगाया हैरी क्रिस्टिगन ब्रूक। हैरी ब्रूक ने लगाया 100 रन इन्होंने बनाए थे। 55 गेंदों में इन्होंने 100 रन बनाए और हैरी ब्रूक ने 12 चौके लगाए हैं और 3 छक्के इन्होंने लगाए हैं। और हैरी ब्रूक जो है ये सनराइजर हैदराबाद टीम की तरफ से खेलते हैं और कोलकाता में ये मैच था और कोलकाता के ही खिलाफ ही हैरी ब्रूक खेल रहे थे जब इन्होंने ये दूसरा शतक लगाया। तो 2 इंपोर्टेंट करंट इवेंट यहां से निकल जाती है। आईपीएल 2023 में पहला शतक लगाने वाले बन गए हैं वेंकटेश राजशेखरन अय्यर। दूसरा शतक लगाने वाले हैरी ब्रूक बन चुके हैं। वेंकटेशन जो है वो कलकत्ता नाइट राइडर्स टीम के खिलाड़ी हैं और जो हैरी ब्रूक हैं वो सनराइजर हैदराबाद टीम के खिलाड़ी है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत बना दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश। दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2023 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और जो रेट है, इंक्रीमेंट है आबादी में, वो काफी स्पीड से इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूं। टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलस कंट्रीज भी आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर फाइनली आ चुका है इंडिया। देखिए सभी लोगों का सपना होता है, सभी इंडियंस का ड्रीम है कि वो इंडिया को वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पर देख सके, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस रैंकिंग में इंडिया को नंबर 1 पर देखा जाए, क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेशन होना किसी कंट्री में ये सच में चिंता का विषय स्पेशली इंडिया के लिए तो है। चाइना इस चीज को लेकर चिंता में है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो घट रही है। वो पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है लेकिन इंडिया घटाना चाहता है। देखिए दोस्तों, यह है पॉपुलेशन रिपोर्ट 1 अप्रैल 2023 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जो कुल पॉपुलेशन हो चुकी है वो 142 करोड़ 86,27,663 हो चुकी है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल के आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये भारत की पॉपुलेशन हो चुकी है। और चाइना की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि चाइना दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में, इसकी पॉपुलेशन है 1 अप्रैल 2023 तक के अकॉर्डिंग 142 करोड़ 56,71,352, यानी कि काफी ज्यादा हो चुके हैं भारत की पॉपुलेशन। और साइड में आप देख रहे हैं यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया की पॉपुलेशन में और चाइना की पॉपुलेशन में यहां पर डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दोनों एशियन कंट्री है। आपके सामने टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज के नाम है। पहला इंडिया हो गया, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा यूनाइटेड स्टेट है जिसकी कुल पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ के आसपास है, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिसकी कुल पॉपुलेशन 27 करोड़ के आसपास है, छठे पर नाइजीरिया, 7वें पर ब्राजील, 8वें पर बांग्लादेश, 9वें पर रसिया और 10वें पर मैक्सिको। ये
टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है। तो भाई यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है और भारत दुनिया का हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। नेक्स्ट है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने रचा इतिहास, बनाया आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। दोस्तों हाल ही में आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इन्होंने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर स्थापित कर दिया है। दोस्तों हाल ही में 3-4 दिन पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच एक मैच खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने यह बड़ा कारनामा करके दिखाया है। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम जो है वो पिछले साल 2022 में ही इंट्रोड्यूस की गई थी। आईपीएल में 2 नई टीमें जोड़ गई थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान है केएल राहुल है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं इन्होंने कितना स्कोर बनाया है। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पर यह टीम आ चुकी है हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली आईपीएल के इतिहास में। लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच हुआ था, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 257 रन बनाए हैं 5 विकेट देके। मोहाली में मैच था, 2023 की बात है, याद रहेगा इतना। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है तो पहला किसने बनाया था? एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है कई बार। तो भाई पहला सबसे बड़ा स्कोर बना रखा है आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। 263 5 विकेट देके 263 रन इन्होंने बनाए थे। बेंगलोर में मैच खेला गया था, 2013 की बात है। तीसरे नंबर पर भी आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही आता है, जिसने 248 रन बनाए थे 3 विकेट देके। बेंगलोर में मैच खेला गया था, 2016 की बात है। चौथे नंबर पर आती है सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली सीएसके चेन्नई सुपर किंग। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये मैच खेला गया था, 246 रन इन्होंने बनाया था 5 विकेट देके। चेन्नई में मैच खेला गया था, 2010 की बात है। तो एग्जाम में 2 चीजें सबसे ज्यादा बार पूछी जाती हैं। एक तो पहला सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया? आरसीबी ने, 263 स्कोर था। दूसरा हाल ही में 2023 में टाटा आईपीएल में हुआ है, तो लखनऊ सुपर जायंट है, पंजाब किंग्स के खिलाफ ये मैच था, 257 रन इन्होंने बनाए 5 विकेट देके। तो बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद में भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया हैदराबाद के अंदर। देखिए दोस्तों, हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील के किनारे अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर जी के पोते प्रकाश अंबेडकर जी भी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ मौजूद थे। क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये सबसे ऊंची भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वो कहां पर स्थापित की गई, तो हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील के किनारे इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी जो हाइट है वो 125 फीट है। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर जी की। क्लियर है? भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो आती है वो हर साल 14 अप्रैल को आती है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, याद रखिएगा। और हैदराबाद की बात हो रही है, तो हैदराबाद जो है वो कैपिटल है तेलंगाना की। और तेलंगाना के फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। याद रखिएगा, दोनों चीज इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पर बात हुई है भीमराव अंबेडकर जी के पोते के बारे में भी। इनका नाम है प्रकाश यशवंत अंबेडकर, जिनका जन्म 10 मई 1954 को हुआ था। ये कौन है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका रोल क्या है, वो भी देख लेते हैं। भारत बहुजन महासंघ एक भारतीय राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 4 जुलाई 1994 में प्रकाश अंबेडकर द्वारा अकोला महाराष्ट्र में की गई थी। भारत यह संक्षेप में है, इसका अर्थ है भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, यानी कि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। इस तरह इस दल का पूरा नाम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बहुजन महासंघ है। तो याद रहेगा, जो भारत बहुजन महासंघ है, जिसका पूरा नाम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बहुजन महासंघ है, इसके संस्थापक है प्रकाश यशवंत अंबेडकर जी, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के पोते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का संचालन। दोस्तों हाल ही में कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इस सफल परीक्षण में इस मेट्रो ने कोलकाता से हावड़ा तक टोटल 11 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें हुगली नदी के नीचे से होते हुए 520 मीटर का सफर तय किया। जिसके बाद हावड़ा मेट्रो स्टेशन दुनिया का डीपेस्ट स्टेशन बन चुका है, जो कि सतह से 33 मीटर नीचे बनाया गया है। और दोस्तों, जब यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे से होते
होते हुए गुजर रही होगी तो ये सतह से लगभग 52 मीटर नीचे रहने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, मेट्रो के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सभी लोगों को इतना पता है कि भारत में जो पहली मेट्रो का संचालन हुआ था वो दिल्ली के अंदर हुआ था 2002 में, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की जो पहली मेट्रो चलाई गई थी वो 1984 में कोलकाता के अंदर ही चली थी। देखिए, ऑन 24 अक्टूबर 1984 में मेट्रो रेलवे कोलकाता ने इंडिया फर्स्ट मेट्रो वाज कमीशन, यानी कि कोलकाता में ही इंडिया की पहली मेट्रो कमीशन हुई थी। पहली मेट्रो 1984 में चली थी कोलकाता के अंदर, ना कि दिल्ली। इसके बाद 2002 में दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा, जो पहली मेट्रो चली थी ना कोलकाता में, उसने टोटल डिस्टेंस कवर की थी 3.4 किलोमीटर। 3.4 किलोमीटर के रूट पर ये चलाई गई थी, छोटी सी चलाई गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स, कोलकाता मेट्रो ट्रेन प्रबंधक ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक ये रूट पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे और काफी सारी ट्रेन से इस रूट के ऊपर छोड़ी जाएंगी मेट्रो ट्रेन। नेक्स्ट है, विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शाहरुख खान और राजामौली शामिल हुए। दोस्तों, दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में जानते होंगे। बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन्होंने अपने नाम किया। शाहरुख खान, जिनकी हाल ही में पठान मूवी आई थी, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ा है। और राजामौली के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने पिछले साल RR मूवीज निकाली थी, जिसके डायरेक्टर है, और उसके ऊपर इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। चाहे आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो, या फिर आपको ऑस्कर अवार्ड हो, या फिर डायरेक्शन के लिए इनको बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में अवार्ड मिल चुके हैं। तो दोस्तों, टाइम मैगजीन हर साल 100 सबसे प्रभावशाली, सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट जारी करता है, ठीक है, जिसमें लोग वोटिंग करते हैं, जिसके तहत पहले नंबर पर जो आए हैं वो है शाहरुख खान। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शाहरुख खान और राजामौली, पहले नंबर पर शाहरुख खान आए हैं, सबसे प्रभावशाली लोग हैं टाइम मैगजीन के द्वारा। और इसी लिस्ट में राजामौली भी शामिल है, क्लियर है। और भारत की कुछ और पर्सनैलिटी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें लेखक सलमान रुश्दी, साथ ही टीवी होस्ट एवं जज पद्मा लक्ष्मी भी इस सूची में शामिल है। टाइम मैगजीन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टाइम मैगजीन इज एन अमेरिकन न्यूज मैगजीन बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन 3 मार्च 1923। यानी कि जो टाइम मैगजीन है पहली बार प्रकाशित की गई थी न्यूयॉर्क के अंदर 3 मार्च 1923 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड फॉर मेनी ईयर इट वाज रन बाय इट्स इन्फ्लुएंशियल को-फाउंडर हेनरी ल्यूस। हेनरी ल्यूस द्वारा फिलहाल इसको रन किया जा रहा है, जो कि को-फाउंडर भी है। और दोस्तों, हर साल टाइम मैगजीन एक और सूची जारी करता है, एक और टैग देता है, जो कि पर्सन ऑफ द ईयर को देता है। यानी कि हर साल एक पर्सन ऑफ ईयर की भी अनाउंसमेंट करता है, यानी कि जो सबसे इंपैक्टफुल, प्रभावशाली पर्सन रहा है, उसको भी एक रिवॉर्ड या फिर अवार्ड आप कह सकते हो दिया जाता है। जैसे कि 2021 में टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे? इलोन मस्क। 2023 में 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर की भी अनाउंसमेंट की है टाइम मैगजीन ने, जो कि है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, सभी को पता है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में एक बार पूछे जा चुके हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन है टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग? व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है, नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये है नंदिनी गुप्ता। इन्होंने 2023 मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। इस बार 59वां एडिशन हुआ था मिस इंडिया का। कहां पर हुआ था? मणिपुर के अंदर हुआ था। इतना याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें पहली रनर अप जो रही है वो मिस दिल्ली यानी कि श्रेया पुंजा रही है, और दूसरी जो रनअप रही है वो मिस मणिपुर यानी कि थोना ओजम स्ट्रेला लुअंग, ये दूसरी रनअप रही है इस प्रतियोगिता में। तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि 2023 की फेमिना मिस इंडिया किसको चुना गया है, तो इनका नाम है नंदिनी गुप्ता, याद रहेगा। और इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ है? मणिपुर के अंदर हुआ है। और मिस इंडिया की बात हो रही है तो एग्जाम में मिस यूनिवर्स भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मिस वर्ल्ड तो अभी तक नहीं हुआ। मिस यूनिवर्स मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई है? यूएसए की आर बोनी गैब्रियल चुनी गई है मिस यूनिवर्स 2023 के लिए, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस बार 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट कार्यक्रम न्यू ओरिलियंस यूएसए में आयोजित किया गया था, जिसमें पहली रनर अप जो रही है वो वेनेजुएला की अमांडा फर्स्ट रनर अप रही है, और दूसरी डोमिनिकन रिपब्लिकन की एंड्रीना
मोरिटिनेज सेकंड रनर पर रही हैं, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं। तो भाई मिस यूनिवर्स कौन है इस बार 2023 की? आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए की हैं। और मिस इंडिया कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता, जो कि शायद जैसलमेर की है, झारखंड। नेक्स्ट है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बने रोहित शर्मा। दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले चौथे क्रिकेटर बन चुके हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि भैया पहले दूसरे तीसरे कौन है? तो भाई पहले दूसरे तीसरे की लिस्ट आपके सामने है। विराट कोहली पहले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल में 6000 रन पूरे किए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम से भी है, उन्होंने 6844 रन बनाए थे। हाईएस्ट स्कोर उनका आईपीएल में 113 है। ठीक है, इतने रन बना के वो पहले खिलाड़ी बन चुके थे। दूसरे शिखर धवन है आईपीएल में सबसे 6000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी, पंजाब किंग्स के एक कप्तान भी हैं फिलहाल, और उस टीम से खेलते भी है। 6477 इन्होंने टोटल रन बनाए थे। 106 का हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल में। डेविड वार्नर है, जो कि दिल्ली कैपिटल के इस बार कप्तान भी है। 6109 इन्होंने रन बनाए हैं, इनका हाईएस्ट स्कोर 126 है। चौथे बन चुके हैं 2023 में रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान है। 6014 रन इन्होंने बनाए, साथ ही 109 इनका हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, और इनके जो सेंचुरीज है, हाफ सेंचुरीज है, 4 और 6 भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। रोहित शर्मा ने अपने 6000 रन पूरे करने के लिए 4616 गेंदें खेली। 4616 गेंदों में इन्होंने 6000 रन पूरे किए। उन्होंने इस मामले में शिखर धवन को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि शिखर धवन ने जो 6000 रन पूरे किए हैं वो 4738 गेंदों में किए हैं। तो इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि भैया महेंद्र सिंह धोनी कौन से नंबर पर आते हैं, इन चारों में महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, महेंद्र सिंह धोनी भी किसी ना किसी नंबर पर आते होंगे। पहले पर विराट कोहली, दूसरे पर शिखर धवन, तीसरे पर डेविड वार्नर, चौथे पर रोहित शर्मा, पांचवें पर सुरेश रैना सीएसके से, छठे पर एबी डिविलियर्स और सातवें पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी सीएसके से, जिन्होंने 5038 रन पूरे कर रखे हैं। ठीक है, 6000 के नजदीक ही है। और ये पहले दूसरे चौथे नंबर पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिनिशर का रोल प्ले करते हैं आजकल आईपीएल में। ठीक है, और ये जितने भी हैं, जैसे कि विराट कोहली हुआ, डेविड वार्नर हुए, शिखर धवन हुए, रोहित शर्मा, ये हैं ओपनर। इस वजह से इनको ज्यादा बॉलें मिल जाती हैं, खेलने का ज्यादा टाइम मिलता है, इसलिए इनका स्कोर हाईएस्ट है। और महेंद्र सिंह धोनी है वो लास्ट में आते हैं, यानी कि फिनिश करने के लिए आते हैं 5वें 6वें नंबर पर, इसलिए वो पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने 5038 रन बना रखे हैं आईपीएल में। नेक्स्ट, अब तो ज्यादा हो चुके होंगे शायद। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य है। नाटो के बारे में तो आप जानते होंगे, 1.5-2 साल से सभी को पता चल गया होगा नाटो है क्या, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, मतलब एक सैन्य संगठन है बहुत ही बड़ा, जिसके अब टोटल मेंबर 31 हो चुके हैं, जिसमें 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 इसमें नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सैन्य संगठन है, इसके जो देश सदस्य है ना, और अगर किसी देश के ऊपर किसी बाहरी देश ने अटैक कर दिया तो जो बाकी सदस्य हैं उनको आना पड़ेगा। मतलब किसी भी 31 में से अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि वो 30 के 30 देश पर हमला हो गया, यानी कि उन सभी को इस देश के पक्ष में आना पड़ेगा। जो सैन्य संगठन है, जो सारी देश की सेना है, वो इस देश के लिए लड़ेगा। तो भाई ये होता है नाटो संगठन। नाटो संगठन जो है, इसकी स्थापना यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा ने मिलकर करी थी। साथ ही 4 अप्रैल 1949 में नाटो का फाउंडेशन हुई थी वेस्ट इंडीज यूनाइटेड स्टेट में। हेडक्वार्टर्स फिलहाल ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स ब्राजील में है। तो भाई हाल ही में यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, आपको पता है कितने साल हो गए हैं। इसी के बीच फिनलैंड चुपके से 31वां सदस्य नाटो का बन चुका है। लेकिन नाटो जो फिलहाल फिनलैंड और स्वीडन ने एक साथ ही
एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एक साथ ही इन्होंने अप्लाई किया था नाटो का सदस्य बनने के लिए, लेकिन स्वीडन सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि कुछ देश उसके विरोध में थे, कुछ देश पक्ष में नहीं थे कि स्वीडन भी नाटो का सदस्य बने, इसलिए स्वीडन सदस्य नहीं बन पाया और फिनलैंड बन चुका है। और फिनलैंड रसिया का पड़ोसी देश है, आप ये जानिए, इसने एक तरीके से रसिया से दुश्मनी मोल ले लिया, लेकिन रसिया भी क्या कर सकता है, अगर रसिया अकेला है और ये 31 देश है, अगर रसिया फिनलैंड के ऊपर अटैक करता भी है तो 31 के 31 देश आएंगे। तो ये एक बेनिफिट होता भी है नाटो का, एक फायदा ये डेफिनेटली इसका है। और लगभग 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है फिनलैंड रसिया के साथ। ये कहा जाता है कि नाटो ने भारत को भी इनविटेशन भेजा था नाटो में शामिल होने के लिए, लेकिन ये कहा जाता है अगर नाटो में कोई देश शामिल हो रहा है उसके जो रसिया से रिश्ते खराब हो जाते हैं। और भारत और रसिया का रिश्ता बहुत ही मजबूत है क्योंकि काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन दोनों देशों के बीच में होता है, जैसे कि कच्चा तेल सबसे ज्यादा मात्रा में भारत रसिया से ही इंपोर्ट करता है। तो इसलिए भारत रसिया से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, अपना बिजनेस खराब नहीं करना चाहता, इसलिए भारत ने नाटो में शामिल होने का जो प्रपोजल है वो ठुकरा दिया था। अभी की बात है 1.5 महीने के पहले की। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो भाई फिनलैंड बना है, जो कि रसिया का एक पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है गुवाहाटी शहर के बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बिहू के बारे में आप जानते होंगे, एक डांस फॉर्म है, असम राज्य का फोक डांस है बिहू। तो हाल ही में भाई गुवाहाटी शहर में बिहू डांस का प्रदर्शन किया गया और इतने नेक्स्ट लेवल पर प्रदर्शन किया गया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, क्योंकि लगभग 11,000 नर्तकों और ढोल वादकों के साथ पारंपरिक बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया। एक साथ 11,000 लोगों ने इस डांस को परफॉर्म किया, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में डांस को परफॉर्म करने के बाद इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कार्यक्रम सरुसाजाई स्टेडियम गुवाहाटी में आयोजित किया गया। गुवाहाटी का आपको पता ही होगा असम राज्य के अंदर ही पड़ता है। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम राज्य के सीएम कौन है? श्री हिमंत बिश्वा शरण। असम राज्य के गवर्नर कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट है, नासा ने आर्टेमिस सेकंड मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चुना। सबसे पहले समझते हैं नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन है क्या। दोस्तों, नासा ने काफी टाइम पहले अनाउंस कर दिया था अपना आर्टेमिस सेकंड मिशन कि हम 2024 के लास्ट तक या फिर 2025 में आर्टेमिस सेकंड मिशन लॉन्च कर देंगे, जो कि एक मून मिशन रहने वाला है। यानी कि इस मिशन के तहत मून के ऑर्बिट में 4 क्रू मेंबर्स को, मतलब 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, जो कि वहां पर प्रॉपर 21 से 30 दिन रहने वाले हैं उस ऑर्बिट, मून के ऑर्बिट में, और मून के ऊपर अच्छे से रिसर्च करेंगे। दोस्तों, अब तक जितने भी देशों ने मून के ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने अपना रोवर मून के ऊपर भेजा है या फिर मून के ऑर्बिट में अपना ऑर्बिटर भेजा है, केवल सैटेलाइट भेजा है। लेकिन ये पहला मौका है जब मून के ऑर्बिट में 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे और वो वहां पर रिसर्च करके आने वाले हैं। तो भाई ये है नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन। ये जो आर्टेमिस सेकंड मिशन है नासा का, ये लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स से, क्लियर है, जो कि फ्लोरिडा में है। ये नवंबर 2024 को भी लॉन्च किया जा सकता है, अगर कुछ डिले हुई तो इसको 2025 में भी लॉन्च किया जा सकता है। रॉकेट रहेगा SLS ब्लॉक 1, आपको बताऊंगा SLS है क्या। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? नासा है। नासा इस मिशन को लॉन्च करेगा। क्रू साइज है 4 मेंबर है, 4 एस्ट्रोनॉट है। और पहली जो अंतरिक्ष महिला यात्री है उनका नाम है क्रिस्टीना हैमरकॉक। ये है वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि आर्टेमिस सेकंड मिशन के साथ जुड़ी हैं। दूसरे मेंबर है जेरेमी हैसन। तीसरे हैं विक्टर ग्लोवर। विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत एस्ट्रोनॉट भी हैं जो कि इस मिशन में जा रहे हैं। और तीसरे हैं रीड वाइजमैन। ये 4 क्रू मेंबर्स जा रहे हैं आर्टेमिस सेकंड में, जो कि नासा का एक मून मिशन है। SLS क्या होता है? द स्पेस लॉन्च सिस्टम। SLS का फुल फॉर्म होता है इज एन अमेरिकन सुपर हैवी लिफ्ट एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल। यानी कि एक रॉकेट ही है जो कि सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करता है, लेकिन ये हैवी है बहुत ही, यानी कि बहुत ही हैवी वेट लेके ये उड़ान भर सकता है रॉकेट। इन डेवलपमेंट बाय नासा। नासा ने इसको डेवलप किया एज द प्राइमरी लॉन्च व्हीकल ऑफ द आर्टेमिस मून लैंडिंग प्रोग्राम। SLS इज डिजाइन्ड टू लॉन्च द क्रू ओरियन
स्पेसक्राफ्ट। क्रू ओरियन उसको बोला जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का क्रू जा रहा होता है, उस कैप्सूल को बोला जाता है क्रू ओरियन स्पेसक्राफ्ट या फिर क्रू ओरियन कैप्सूल ऑन अ ट्रांसल्यूशन ट्रैजेक्टरी। तो भाई ये पूरा फंडा है नासा के आर्टेमिस सेकंड का। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है किसी की डेथ हुई, पता नहीं चलता कि ये बॉडी किसकी है, या फिर इतनी बुरी हालत हो जाती है उस बॉडी की पहचान नहीं हो पाती, उससे रिलेटेड जो पुलिस के पास केस है वो भी सोल्व नहीं हो पाता क्योंकि प्रॉपर प्रूफ वगैरह नहीं होते, पता नहीं होता, बॉडी की पहचान नहीं हो पाती। तो भाई इसी के चलते हिमाचल प्रदेश ने एक डेटाबेस तैयार किया है। एक डेटाबेस ये मेंटेन करने वाले हैं, डीएनए डेटाबेस, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा। देखिए ये है क्या, डीएनए प्रोफाइल डेटाबेसिंग और मैचिंग टेक्नोलॉजी यूएसए के स्मॉल पॉन्ड टीएम सॉफ्टवेयर को 55 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसकी क्षमता 20,000 डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की है। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये प्रोफाइल डेटाबेसिंग और मैचिंग टेक्नोलॉजी है ना, ये 20,000 डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है। क्लियर है। और हिमाचल प्रदेश ने शुरू भी कर दिया सैंपल कलेक्ट करने, लगभग अब तक 2000 सैंपल कलेक्ट भी हो चुके हैं। साथ ही इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि जो सैंपल कलेक्ट करने की क्षमता इसको बढ़ाया जा सकता है, 20,000 से 40-50,000 भी किया जा सकता है। तो भाई ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। नेक्स्ट वन है, ट्विटर ने कई हस्तियों के अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। अप्रैल के महीने में भाई ये एक और कमाल हुआ था, ट्विटर अकाउंट से रात के 12 बजे बड़ी बड़ी हस्तियां और जो कॉमन मैन हैं उनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक एकदम से गायब हो गया था। क्योंकि भाई ये अनाउंसमेंट इलोन मस्क ने काफी टाइम पहले भी कर दी थी कि भाई जिनके पास ट्विटर ब्लू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, उनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया जाएगा, इस टाइप का जो दिखता है। और जो भाई ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन है वो मोबाइल यूजर्स के लिए 900 रुपए का, यानी कि हर महीने आपको 900 रुपए पे करने होंगे अगर आप ब्लू टिक चाहिए। और वेबसाइट के लिए वो 650 रुपए का, यानी कि वेब यूजर्स के लिए वो 650 रुपए आपको पर मंथ भरने पड़ेंगे ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आपको ऑथेंटिक अकाउंट चाहिए, कुछ और फैसिलिटी ट्विटर की तरफ से चाहिए, तो आपको हर महीने कम से कम 900 रुपए तो भरने पड़ेंगे इस ब्लू टिक के लिए, इस वेरीफाइड अकाउंट के लिए। और दोस्तों आपको पता ही होगा इलोन मस्क जो है वो ट्विटर के सीईओ तो हैं, साथ ही वो स्पेसएक्स और टेस्ला के भी मालिक है। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी ये रह चुके हैं। फिलहाल तो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर ये होंगे। नेक्स्ट वन है, आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने केएल राहुल। अभी केएल राहुल के बारे में मैंने आपको बताया था, लखनऊ सुपर जायंट जो टीम है उसके ये कप्तान है और आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने केवल 105 इनिंग्स में, मतलब 105 आईपीएल के मैच में इन्होंने 4000 रन पूरे कर लिया। दूसरे नंबर पर क्रिस गेल आते हैं जिन्होंने 112 इनिंग्स में 4000 रन पूरे किए थे। तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर आते हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के फिलहाल कप्तान भी है, उन्होंने 114 इनिंग में 4000 रन पूरे किए थे। चौथे नंबर पर हमारे विराट कोहली आते हैं जिन्होंने 4000 रन 128 इनिंग में पूरे किए थे। और पांचवें नंबर पर एवी डिविलियर्स आते हैं जिन्होंने 131 इनिंग्स में 4000 रन पूरे किए थे। तो भाई सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बन गए हैं आईपीएल में केएल राहुल। नेक्स्ट है, दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट जारी। दोस्तों हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल मतलब एसीआई ने दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है। सबसे पहले समझते हैं एसीआई मतलब एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल है क्या। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज एम्ड एट यूनिफाइंग इंडस्ट्री प्रैक्टिस फॉर एयरपोर्ट स्टैंड्स एस्टेब्लिश्ड इन 1991। यानी कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल क्वेबेक कनाडा में है और इसके जो मेंबर्स हैं वो लगभग 2000 एयरपोर्ट इसके अंदर लिस्ट है, मतलब 2000 एयरपोर्ट्स के ऊपर ये निगरानी रखता है एक तरीके से। तो ये है एयरपोर्ट्स काउंटिंग इंटरनेशनल। तो इसी ने एक रिपोर्ट जारी किया दुनिया के 10 सबसे बिजी व्यस्त एयरपोर्ट्स की। तो भाई अब देखते हैं भारत के कौन कौन से एयरपोर्ट इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा
कौन सी रैंक भारत के कौन से एयरपोर्ट को मिली है? देखिए दोस्तों, 2020, 2021, 2022, 21 और 2019 तीनों सालों के इसमें रिपोर्ट के नाम है, लेकिन हमें तो 2022 से मतलब है। 2022 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो रैंक फर्स्ट मिली है, वो अटलांटा को मिली है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट का एयरपोर्ट है अटलांटा का, उसको सब पहली रैंक मिली है। सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा आवागमन होता है पैसेंजर्स का। दूसरे नंबर पर डालस का ही आता है, डालस, जो कि टेक्सास में एयरपोर्ट है। तीसरे नंबर पर डेनवर आता है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक एयरपोर्ट है। चौथे नंबर पर शिकागो का आता है, ये भी यूएस का ही है। पांचवें नंबर पर दुबई एयरपोर्ट आता है, पांचवें नंबर पर दुबई एयरपोर्ट दुनिया का पांचवा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। छठे नंबर पर लॉस एंजल्स आता है, सातवें नंबर पर इस्तांबुल, आठवें नंबर पर लंदन और नौवें नंबर पर न्यू दिल्ली, यानी कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो 9वें नंबर पर आता है। मतलब दुनिया का 9वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समझ गए? तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10वें पर पेरिस आता है, फ्रांस का एयरपोर्ट। समझ गए? तो भाई ये 2022 की टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समझ गए? और पैसेंजर्स भी हैं कि एक साल में कितने पैसेंजर्स का यहां पर आवागमन हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है उस एयरपोर्ट का। बनारसी पान और लंगड़ा आम को मिला जीआई टैग। जीआई टैग से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये किस चीज को दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? किसी उत्पाद को जीआई टैग तभी दिया जा सकता है जब वह किसी दिए गए स्थान की विशेषता को दर्शाता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को तभी जीआई टैग दिया जाएगा जब वो उस क्षेत्र या फिर उस स्थान की विशेषता को दर्शाता है। जैसे कि आपने मथुरा के पेड़े देखे होंगे, ठीक है, वो उस स्थान की विशेषता को दर्शा रहा है। बनारसी पान सबको पता है बनारस का है, बनारस की विशेषता को दर्शा रहा है कि भाई बनारसी पान जो है वो बनारस की विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है, वो बनारसी पान से पता चल पा रही है नहीं। अगर पता चल पा रही है तो भाई ये बनारसी पान एलिजिबल होता है जीआई टैग के लिए। तो हाल ही में भाई बनारसी पान और लंगड़ा आम दोनों को जीआई टैग दिया गया है। और भारत में जीआई टैग सबसे पहले किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की जो टी है, दार्जिलिंग टी बिकम द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया 2004 और 2005। क्लियर है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रेगुलेटरी चेन्नई के अंदर है और इसको कंट्रोल करते ये अंडर आती है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, जो जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया, ये जो रजिस्टर होता है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में होता है। ये इंडिया में चेन्नई में है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के ये अंडर आता है। तो फिलहाल याद रखिएगा बनारसी पान और लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निखत जरीन 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी। दोस्तों हाल ही में आईबीए द्वारा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 13वां एडिशन दिल्ली में आयोजित कराया गया। सबसे पहले समझिए आईबीए है क्या। आईबीए का पूरा मतलब होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जो कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराता है जिसका नाम है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 2001 से हुई थी महिलाओं के लिए, और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुषों के लिए जो शुरू हुआ था वो 1974 में हुआ था। इतना भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो आईबीए कराता है, मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। याद रहेगा 2023 में आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 13वां एडिशन का आयोजन हुआ। कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। कब से कब तक? 15 से 26 मार्च 2023 तक। और 2006 के बाद ये पहला मौका रहा है जब आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत पहले स्थान पर रहा। मतलब मेडल के मामले में पहली रैंक भारत को मिली है। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के बॉक्सर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए डिटेल से जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने 2 स्वर्ण पदक जीते और ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। ये है निखत जरीन, जिन्होंने इस बार इस चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।
और ये इस चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर ये दूसरी भारतीय हैं तो पहली भारतीय कौन है? जी हां, पहली भारतीय मैरी कॉम, जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल इस चैंपियनशिप में भारत को दिलाए हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। इन्होंने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल है, बाकी अदर मेडल है। क्लियर है? जो कि अपने आप में बड़ी बात है। तो पहली भारतीय तो मैरी कॉम और दूसरी बन गई है निखत जरीन, क्योंकि इन्होंने भी 2 मेडल जीत लिए हैं। दोस्तों आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने तो गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, निखत जरीन ने। इन्हीं के साथ साथ लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, उन्होंने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्वीटी बुरा और नीतू घनघास ने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। समझ गए पूरा फंडा? आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप रैंकिंग देख लीजिए, इंडिया को इसमें रैंक फर्स्ट मिला है, क्योंकि इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। टोटल 4 मेडल इन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, क्योंकि चाइना ने केवल 3 ही गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर आ जाता है। तीसरे नंबर पर रसिया है, चौथे पर इटली, 5वें पर ब्राजील, मोरक्को, 7वें पर चाइनीज, 8वें पर कजाकिस्तान, 9वें पर कोलंबिया, 10वें पर ऑस्ट्रेलिया। तो भाई भारत इसमें पहली स्थान पर रहा है गोल्ड मेडल के मामले में। नीतीश राणा बने केकेआर के नए कप्तान। दोस्तों कलकत्ता नाइट राइडर्स आईपीएल 2023 चले हुए हैं और कलकत्ता नाइट राइडर्स के जो नए कप्तान है फिलहाल 2023 में, वो है नीतीश राणा, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। नीतीश राणा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी करी, यानी कि डोमेस्टिक खेलों में दिल्ली के ये कप्तान हैं। और अब फिलहाल 2023 आईपीएल में केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर्स के कप्तान है, क्योंकि जो कलकत्ता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर, जो कि 2022 तक थे, उनको पीठ में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो इस बार नहीं खेल रहे हैं और इनकी जगह कप्तानी कर रहे हैं केकेआर के नीतीश राणा। तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि 2023 आईपीएल में केकेआर के कप्तान कौन है? तो नीतीश राणा है। हालांकि वो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए भारत के लिए, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं। हरियाणा भारत का 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो भाई रेलवे को पूरी तरीके से विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में सभी ट्रेनें जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रेनें, बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं। आरबीआई ने नीरज निगम को नए कार्यकारी निदेशक मतलब ईडी, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। तो भाई हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको चुना है? नीरज निगम को चुना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है यूपी के स्कूलों में मुगलों का इतिहास पढ़ाने पर प्रतिबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में गारंटीली क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने स्कूलों में मुगलों के इतिहास को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी ने। दोस्तों 9वीं से 12वीं क्लास तक की कक्षा में अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। और इतना ही नहीं, किताबों से, यहां तक कि एनसीईआरटी की किताबों से भी मुगलों से रिलेटेड चैप्टर्स को हटा दिया गया है। और यह कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल के भी कुछ पॉइंट्स, कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यवसायिक संबंध थे इतिहास में, वो रूल रेगुलेशन से रिलेटेड काफी सारी जानकारी हटाई गई है। तो भाई बहुत बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है। अब 9 से 12वीं कक्षा तक मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। किताबों से भी सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है मुगलों से रिलेटेड। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में लॉन्च हुआ भारत का पहला एआई न्यूज एंकर। दोस्तों एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। जो आपने चैट जीपीटी के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। तो भाई हाल ही में भारत के अंदर भारत का पहला वर्चुअल एआई बेस्ड न्यूज एंकर लॉन्च हो चुका है। और इसको लॉन्च किया है, इस न्यूज एंकर को इंट्रोड्यूस किया है आज तक न्यूज चैनल ने। और इस वर्चुअल एआई बेस्ड न्यूज एंकर का नाम है सना, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों जैसे ह्यूमन न्यूज एंकर न्यूज पढ़ते हैं आपके लिए स्क्रीन के ऊपर, इसी तरीके से ये एआई बेस्ड न्यूज एंकर भी आपके लिए न्यूज पढ़ने वाली है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये रियल का न्यूज एंकर है या फिर एआई बेस्ड न्यूज एंकर है। तो अपने आप में बहुत ही देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आज तक न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज एंकर सुधीर चौधरी का एक शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट, उस शो में ये वर्चुअल एआई वर्चुअल न्यूज एंकर आपके लिए न्यूज पढ़ने वाली है। और उसके बाद उसका जो एनालिसिस है, विश्लेषण सुधीर चौधरी करने वाले हैं। और जिसके बाद दोस्तों ये न्यूज एंकर वर्ल्ड का सबसे यूनिक न्यूज एंकर कॉम्बिनेशन बन चुका है, क्योंकि एक ही शो में एक तो ह्यूमन न्यूज एंकर रहेंगे और दूसरा
वर्चुअल एआई वर्चुअल बेस्ड न्यूज एंकर रहने वाले, तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल एआई बेस्ड न्यूज एंकर किसने लॉन्च किया, किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो आज तक आपका सही आंसर रहेगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है शना। शना इसका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, देखिएगा सर्च करके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलेंगी आपको, इंटरेस्टिंग है बहुत ही। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना और अमेरिका की सेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल होगी। दोस्तों हमेशा आपको बोलता हूं, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जो आर्म्ड एक्सरसाइज होती है दो डिफरेंट देशों के बीच, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यहां पर तो भारतीय वायुसेना और अमेरिका की सेना की बात हो रही है, तो ये तो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। हाल ही में 13 अप्रैल से भारतीय वायुसेना और अमेरिका की सेना के बीच कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हो चुका है। यह अभ्यास कहां पर हो चुका है शुरू, कलाई कुंडा एयर स्टेशन पर यह अभ्यास शुरू हो चुका है, जो कि पश्चिमी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। इस अभ्यास में भारतीय सुखोई 30 लड़ाकू विमान, साथ ही अमेरिका F-15 स्ट्राइक ईगल जेट शामिल होने वाले हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, भारत का एक फाइटर जेट है सुखोई 30, जिसके बारे में आप जानते होंगे, जिसको बनाया सुखोई रसिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2120 किलोमीटर पर आवर है। इसकी जो एक यूनिट की कॉस्टिंग है वो लगभग 2 करोड़ 50 लाख US डॉलर है। 2 करोड़ 50 लाख US डॉलर है। इसको रुपए में काउंट करके देख लीजिएगा कितना बड़ा अमाउंट बैठेगा। इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 22 मीटर इसकी लंबाई है। वेट जो है वो 18400 किलोग्राम है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी टॉप स्पीड देखिए, इसकी लेंथ देखिए, क्योंकि इसको हम अमेरिका के फाइटर जेट से कंपेयर करने वाले हैं। अमेरिका का जो फाइटर जेट है वो F-15 ईगल जेट है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी जो टॉप स्पीड है 2575 किलोमीटर है, और सुखोई की कितनी थी, 2120, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको मैन्युफैक्चर किया है USA की ही एक कंपनी ने। साथ ही ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था 9 जनवरी 1976 में हुआ था। फर्स्ट फ्लाइट इसने भरी थी 27 जुलाई 1972 में। इसकी जो एक यूनिट की कॉस्ट है वो 280 लाख US डॉलर है। इसकी जो रेंज है वो 4815 किलोमीटर है। और भारत के सुखोई की कितनी थी रेंज, वो 3000 किलोमीटर थी। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो याद रखिएगा, जो कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है वो भारत की वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना के बीच में हुआ है कलाई कुंडा एयर स्टेशन पर। नेक्स्ट है अडानी पावर लिमिटेड ने भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू करी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई भारत की कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी दूसरे देश में बिजली भेज रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए दोस्तों, अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड में एक नया बिजली संयंत्र खोला है। साथ ही इस संयंत्र की इस प्लांट की 1600 मेगावाट कैपेसिटी है बिजली प्रोड्यूस करने की। संयंत्र झारखंड के गोड्डा जिले में है, गोड्डा, ठीक है, गोड्डा जिले में है। संयंत्र सुपर क्रिटिकल तकनीकी से लैस है। संयंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली 400 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के मध्य प्रेषित की जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन संयंत्र को बांग्लादेश भारत सीमा से जोड़ती है। तो भाई याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बांग्लादेश में भारत की कौन सी पावर सप्लाई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, तो अडानी पावर लिमिटेड ने किया है। कौन से देश में एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन जाए, तो भाई बांग्लादेश में, भारत का पड़ोसी देश है। और अडानी ग्रुप के जो मालिक है वो कौन है, गौतम अडानी है। और गौतम अडानी एक टाइम पर तीसरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, लेकिन अब शायद 25वें सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि पहले नंबर पर बर्नार्ड आर्नोल्ड फैमिली आ चुका है, जिसकी नेटवर्थ है 211 बिलियन डॉलर। शायद आपको नहीं दिखा रहा होगा। दूसरे नंबर पर है इलोन मस्क, जिनकी नेटवर्थ है 180 बिलियन डॉलर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी। दोस्तों, आप आम आदमी पार्टी की जो स्थापना करी थी वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से करी थी। 2012 में इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी थी। दिल्ली, गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले से ही एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है। वर्ष 2012 में स्थापित आम आदमी पार्टी ने पिछले साल की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव जीता, और उसके बाद गुजरात चुनाव में भी 5 सीटें इन्होंने हासिल करी, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए हाल ही में कौन सी राज्य पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है, तो सही आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, जिसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल
12 में इन्होंने इस पार्टी की शुरुआत करी थी। फिलहाल 2 राज्य आई, मतलब एक तो भाई पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आ चुकी है और दूसरी दिल्ली के अंदर तो है ही। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की एक रैंकिंग जारी की है। बहुत सारे देशों के ऊपर सर्वे किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन से देश के अंदर अपराध ज्यादा हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन देशों को रैंक दी जाती है। तो इस रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस रैंकिंग में 55वें स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम 65वें स्थान पर है, 65वें स्थान पर है भारत से आगे। मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी भारत से ज्यादा अपराध हो रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी भारत से ज्यादा अपराध हो रहे हैं। भारत 77वें स्थान पर है। जर्मनी, तुर्की और जापान अपराधी देशों में सबसे कम रैंकिंग वाले देश है। अफगानिस्तान को चौथे स्थान पर की रैंक दी गई है। देश में प्रति 1 लाख लोगों के लिए 76 से अधिक अपराध किए जाते हैं। समझ गए? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 1 लाख लोगों के लिए 76 आपराधिक अपराध किए गए हैं। मतलब 1 लाख लोगों में से 76 अपराधी हैं। इस रिपोर्ट का कहना यह है। कौन कौन से अपराध हैं, कौन कौन से अपराधों के पैरामीटर, कौन कौन से क्राइम इसमें रखे गए हैं जिसके तहत किसी इंसान को अपराधी माना जाता है। जैसे कि भ्रष्टाचार या फिर ड्रग तस्करी हो गया, अपहरण हो गया या फिर हत्या जैसे विभिन्न रूप हो सकते हैं। इनको क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो विश्व आपराधिक देशों की लिस्ट है उसमें भारत को कितना स्थान मिला है? 77वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D मुद्रित मतलब 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु शहर में खोला जाएगा। और दोस्तों ये 3 मंजिला 3D प्रिंटेड डाकघर रहने वाला है। कई बार आपको 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बता चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले एक डिजाइन तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद 3D प्रिंटर लगाया जाता है, जिसके बाद बिना मैन पावर के ये 3D प्रिंटेड उसी डिजाइन को प्रिंट कर देता है। इससे पहले इंडियन आर्मी ने एक घर भी 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया था। क्लियर है? इसमें मैन पावर भी बहुत कम लगती है, टाइम भी बहुत कम लगता है। क्लियर है? तो भाई ये जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है ये बेंगलुरु शहर के अंदर खोला जाएगा। पहली मंजिल साइज की तैयार हो चुकी है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने तो आपको फटाक से आंसर लगा देना है। 3D प्रिंटेड पहला डाक घर जो है वो बेंगलुरु के अंदर खोला जाएगा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कॉपी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की। SBI बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च करी। दोस्तों ये बुक भारत की जो आजादी को 75 साल हो चुके हैं उसको तो बताई गई, साथ ही जो SBI बैंक की जर्नी रही है उसके बारे में भी ये बुक जानकारी देने वाली है। तो अच्छे से जानते हैं कि द बैंकर टू एवरी इंडियन है क्या। देखें दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक कॉफी टेबल बुक शुरू की है। यह किताब 75 साल की भारतीय स्वतंत्रता और SBI के जो 200 साल के इतिहास का जश्न मनाती है। यह किताब स्वतंत्रता के बाद से स्टेट बैंक के इतिहास को बताने वाली है। इस किताब में बैंक द्वारा ली गई महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ नैतिकता, तकनीकी उन्नयन और परिवर्तन को प्रदर्शित किया है। यह किताब हमारे अतीत और भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उम्मीद की जाती है कि यह किताब भविष्य की पीढ़ी को उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित करेगी और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए हाल ही में किस बैंक ने कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च करी है, तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता है, उसके बाद राष्ट्रीयकरण के बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। नेक्स्ट है SBI बैंक ने अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू करी और इसकी जो डेडलाइन थी पहले वो 31 मार्च 2023 थी। यानी कि 31 मार्च 2023 तक जो भी नागरिक इस स्कीम को लेता है उसी को बेनिफिट मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने हाल ही में कौन से बैंक ने अमृत कलश योजना शुरू करी या फिर स्कीम शुरू करी, तो आंसर हो जाएगा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अमृत कलश स्कीम है क्या दोस्तों? इसके तहत आप डिपॉजिट कर सकते हैं, FD फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं 400 दिन के लिए। अगर आप इस स्कीम के तहत फिक्स डिपॉजिट करते हैं 400 दिन के लिए तो आपको 7.1 का
परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसको 7.6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और आप इस इंटरेस्ट को मंथली भी ले सकते हैं या फिर क्वार्टरली मतलब 3 महीने में भी ले सकते हैं। तो यह है अमृत कलश स्कीम जो कि एसबीआई ने हाल ही में शुरू करी है। नेक्स्ट, यानी कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा है, 400 दिन के डिपॉजिट के लिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के अमन सहरावत ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। यानी कि दोस्तों इनसे पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं दिलाया था। अमन सहरावत पहले भारतीय बन गए हैं इस चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले। सबसे पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इज द रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन एसोसिएशन रेसलिंग कमेटी। द मेंस टूर्नामेंट बिगिन इन 1979। मतलब ये जो पुरुषों के लिए प्रतियोगिता शुरू हुई थी वो 1979 मतलब 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड द वुमेन्स टूर्नामेंट वाज द फर्स्ट स्टेज इन 1996। महिलाओं के लिए इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1996 में की गई थी। ये हर साल आयोजित की जाती है, यानी कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हर साल होता है। समझ गए, अलग अलग देश इसको आयोजित कराते हैं। इस बार इसका जो आयोजन हुआ है वो कजाकिस्तान में हुआ था। इस चैंपियनशिप का 19वां संस्करण 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। भारत ने इस चैंपियनशिप में 13 पदक जीते और शायद भारत को इसमें 7वीं रैंक मिली है। आगे आपको टेबल भी दिखाता हूं। तो भाई याद रखिएगा, यह है अमन सहरावत जो कि भारतीय रेसलर है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है। देखिए दोस्तों, पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। कजाकिस्तान ने इसमें 7 गोल्ड मेडल जीते और पहली रैंक इसमें कजाकिस्तान के टोटल 20 मेडल जीते हैं। दूसरे पर जापान आता है, तीसरे पर ईरान है, चौथे पर किर्गिस्तान है, 5वें पर चाइना है, 6ठे पर उज्बेकिस्तान। 7वीं रैंक इसमें भारत को मिली है क्योंकि भारत ने एक तो गोल्ड मेडल इसमें जीता जो कि अमन सहरावत ने दिलाया, और 14 मेडल टोटल भारत ने इस प्रतियोगिता में अपने नाम किए हैं। समझ गए। चीन ने फैनगन 3 सैटेलाइट लॉन्च किया। दोस्तों हाल ही में चीन ने फैनगन 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्यों किया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे फायदा क्या होगा, इसका पर्पस क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आगे देखिए। यह सैटेलाइट भारी वर्षा जैसी गंभीर मौसमी स्थितियों को मॉनिटर करने वाली है। दूसरा फायदा, सैटेलाइट से जुड़ी जानकारी लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मददगार साबित होगी। मतलब लैंडस्लाइड जैसी स्थितियों से हम निपट पाएंगे इस सैटेलाइट के थ्रू, हम नहीं चाइना। नेक्स्ट, चोंगजेंग 4B कैरियर रॉकेट का उपयोग करके इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो भाई ये जो रॉकेट था इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला, अर्थ के ऑर्बिट में भेजने वाला, वो चोंगजेंग 4B था। यह सफल मिशन चोंगजेंग रॉकेट परिवार के लिए 471वां लॉन्च था। मतलब ये इस रॉकेट का फैमिली का 471वां लॉन्च था। इससे पहले 471 सैटेलाइट ये लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर एग्जाम में फैनगुएन 3 सैटेलाइट से क्वेश्चन बने तो इस सैटेलाइट को हाल ही में चीन ने किया है। मौसम को मॉनिटर करने के लिए, मौसम की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए, उनकी स्थिति जानने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ताकि हम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ जैसी हो गया, उनसे हम बच पाए, उनसे हम निपट पाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में 100% ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य के तहत ई वाहन अभियान शुरू किया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान शुरू किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिनका लक्ष्य है कि सभी सरकारी वाहनों को 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग है, उनके जो एम्प्लॉय है, उनके जो स्टाफ है, वो फिलहाल वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले, उनको 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। ये टारगेट इन्होंने सेट किया है। याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट वन, विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट 2023 में न्यूयॉर्क शहर पहले स्थान पर रहा। दोस्तों हाल ही में दुनिया भर के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क शहर रहा है। मतलब अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर है।
दूसरे और तीसरे स्थान जापान के टोक्यो और सिलिकॉन वैली के बे एरिया ने अपने नाम पर किया है। मुंबई 21वें स्थान पर पहुंचा, मतलब भाई इस लिस्ट में मुंबई भी है भारत का, मतलब मुंबई 21वां सबसे अमीर शहर है दुनिया का। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद भी इस लिस्ट में शामिल है। अब दोस्तों ये कैसे पता लगता है कि कौन सा शहर कितना अमीर है, ये कैसे पता चलेगा, उनको रैंकिंग क्यों कैसे दी जाती है? देखिए दोस्तों, जिस शहर में अमीरों की संख्या सबसे ज्यादा है वो शहर सबसे अमीर शहर। अब भारत का मुंबई को 21वां स्थान इसीलिए तो मिला है, जो भारत के सबसे अमीर लोग हैं वे मुंबई में ही रहते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी मुंबई में रहते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स है जो अमीर है वो मुंबई में रहते हैं। इसी वजह से उस शहर को सबसे अमीर शहर का दर्जा दिया जाता है। न्यूयॉर्क के अंदर दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, इसी वजह से न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। समझ गए? इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो शहर है हमारे, ये सारे आपके सामने है, जैसे कि फर्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी है, सेकंड भी आपका यहीं पर होगा, ये रहा टोक्यो जापान दूसरे नंबर पर अमीर शहर है। तो भाई जो अमीर शहर हैं 21-22 अमीर शहर वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिएगा, इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा और नॉलेज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला है। दोस्तों कोरोना वैक्सीन बनाई थी भारत बायोटेक ने, हाल ही में इसको विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला है। भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भाई ये कौन सा पुरस्कार मिला है भारत बायोटेक को, ये भी देख लीजिए। इस पुरस्कार का नाम है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसके द्वारा? विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 के द्वारा। यह पुरस्कार बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड के तहत आता है। नेक्स्ट है, नाम्बिया से कूनो नेशनल पार्क लाई गई मादा चीता शाशा की मौत। दोस्तों आप सभी को पता होगा 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नाम्बिया देश से टोटल 8 चीते लाए गए थे, जिसमें से 5 मादा थे, मतलब 5 फीमेल्स थे और 3 मेल थे, जिसमें से एक फीमेल चीते की मृत्यु हो चुके, मौत हो चुके, जिसका नाम था शाशा। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक कमेटी बैठी कि भाई इस चीते की मौत क्यों हुई, क्या कारण था। कमेटी की जांच के बाद रिपोर्ट आई, जिसके बाद पता चला है कि रेनल इन्फेक्शन के चलते इस चीते की मौत हुई। रेनल इन्फेक्शन एक किडनी से जुड़ा गंभीर रोग होता है, इसके चलते इस चीते की मौत हुई। और कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये जो रेनल इन्फेक्शन था, किडनी में प्रॉब्लम शाशा को पहले से ही थी भारत में लाने से पहले। अब कुछ लोग इसके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि अगर इसको ये इन्फेक्शन पहले से था तो इसको भारत लाया क्यों गया। सही बात है, तो काफी सारी चीजें उठ रही है। तो चलो, ये तो जो मामला है वो अप्रैल की शुरुआत या फिर मार्च के आखिर का मामला है कि जो शाशा फीमेल चीता था इसकी मौत हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे मध्य प्रदेश के। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एक और बुरी खबर आती है कि एक मेल चीता जिसका नाम था उदय, उसकी भी मौत हो चुकी है। 6 साल इसकी उम्र थी। तो यार ये भी एक गंभीर मामला है। 2 चीते उनमें से मर चुके, उनकी मौत हो चुकी है। नाम्बिया से टोटल 8 चीते लाए गए थे और उनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों भारत में लगभग 70 साल से चीते की जो प्रजाति है वो खत्म हो चुकी थी और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से चीते भारत के अंदर से खत्म हुए, क्योंकि जो भारत का एनवायरमेंट था उसमें एक्सपोनेंशियली एकदम चेंज आए थे, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो सुटेबल नहीं है इन चीतों के लिए। और इसी कारण की वजह से ये जो चीते हैं इनकी यहाँ पर मौत हो रही है, क्योंकि इनको इन्वायरमेंट सूट नहीं आ रहा है। अब जो भी है बस यही है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि जो नाम्बिया देश से पिछले साल 8 चीते लाए गए थे और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, उनमें से 2 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक का नाम था शाशा, ये फीमेल चीता था, दूसरे का नाम था उदय, ये मेल चीता। तो भाई इसी के साथ ये अप्रैल मंथ का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर था। अब बारी आती है आपके लिए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, और सभी को इनका आंसर जरूर देना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके आंसर देना है कि इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था। सभी लोगों को कमेंट करना है, मुझे भी तो पता चले कितने लोग सीरियस है, आप अपनी तरफ से कितनी तैयारी में हो।
दूसरा क्वेश्चन सुनिए, इस बार वर्ल्ड अर्थ डे का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये इस बार थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट वर्ल्ड अर्थ डे का। आप सभी को बताना है वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है हर साल। इतना हिंट मैं दे देता हूं, अप्रैल मंथ के अंदर ही वर्ल्ड अर्थ डे हर साल मनाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा आज की क्लास में मैंने इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन कवर नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था। एक तो आपको 7 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है इसका थीम बताना है, और जो इस बार वर्ल्ड अर्थ डे का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट था, ये वर्ल्ड अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है अप्रैल महीने के अंदर। और इसकी शुरुआत हुई थी मेरे हिसाब से 1970 में पहली बार वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया था। इतना भी मैं आपको बता देता हूं। आपको डेट बतानी है। 2 क्वेश्चन है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। इससे मुझे यह भी पता चल जाएगा कितने लोगों ने इस क्लास को लास्ट तक अटेम्प्ट किया है। जरूर बताना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कितने लोग सीरियस है। चाहे आप सर्च करके बताओ, कैसे बताओ, लेकिन कमेंट करके आंसर जरूर आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट्स वगैरह मेंटेन कर लिए होंगे अप्रैल मंथ के। नेक्स्ट मंथ आपको मई के भी करंट अफेयर ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा। और भाई सीएचएसएल की वैकेंसी 9 मई को आने वाली है। इस बार सीएचएसएल की वैकेंसी के ऊपर स्पेशली फोकस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस, क्रैक करने की स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, टाइम टेबल, एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन, बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपसे सीएचएसएल एग्जाम क्रैक कराना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट्स के लिए सोनू एल हेल्थ के नाम से आपको मिल जाऊंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा वे टू सक्सेस ऑफिशियल के नाम से। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।